बात करते हैं ईरान युद्ध की, जहां से ट्रंप को बहुत दर्द देने वाली खबर सामने आई है। ट्रंप को बहुत कष्ट देने वाली तस्वीर आई है। ईरान ने जो दावे किए हैं वो अमेरिका की सुपर शक्ति के लिए तगड़े झटके से कम नहीं है। आपने ट्रंप के कई बयान सुने होंगे जिसमें वो F-35 की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक ही झटके में ट्रंप के सारे दावों की हवा ही निकाल दी। सबूत के तौर पर ईरान की ओर से जारी इस तस्वीर को देखिए। ईरान का दावा है कि उसने एक बार फिर अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। सत्ता में आज हम इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे। चर्चा करेंगे कि यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। कहा तो यही जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप के F-35 वाले गुरूर को चूर चूर कर दिया है। F-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक और महंगे फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी कीमत करीब 875 करोड़ रुपए है। इसके कई मॉडल की कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तुलनात्मक रूप से ईरान का एयर डिफेंस बहुत सस्ता और कमजोर है। फिर भी ईरान गंभीर चुनौती दे रहा है, अमेरिका के गुमान को ध्वस्त कर रहा है। बड़ी बात यह है कि 35 दिन के युद्ध में ईरान ने दूसरी बार F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। ईरान की एजेंसी ने दावा किया है। IRGC के दावे की पूरी कहानी आपको आइए बताते हैं। IRGC की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया गया है। दावा है कि एरोस्पेस फोर्स ने F-35 को नष्ट किया। मध्य ईरान में विमान को टारगेट किया गया। विमान क्रैश होने के बाद भीषण धमाका हुआ था। हमले में पायलट के मारे जाने का भी दावा किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। ईरान पहले भी F-35 लाइटनिंग 2 विमान पर हमले का दावा कर चुका है। सवाल यही है, कैसे ईरान अमेरिका को इतनी बड़ी चुनौती दे पा रहा है? कैसे इतने शक्तिशाली लड़ाकू विमान को हवा में हिट कर पा रहा है? ये ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ट्रंप की बेचैनी को सिर्फ आप 4 बात से समझिए। ईरान पर अमेरिका का अब भी पूरा कंट्रोल नहीं है। लगातार हमले हो रहे हैं। हर फ्रंट पर ईरान जवाब दे रहा है। ईरान की एयर डिफेंस क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी जेट्स की स्टेल्थ शक्ति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। युद्ध में अब तक अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। जिस चीज को कबाड़ समझा गया था, सो कॉल्ड कबाड़ मिसाइल्स और ड्रोन, सो कॉल्ड कबाड़ एयर डिफेंस, जो टोटली यूएस का क्लेम है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो फिर भी किसी ना किसी F-18, F-15 और F-35 को स्ट्राइक कर पा रहा है। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। कुवैत वाले में जहाँ फ्रेंडली फायर में वो 3 जहाज गिरे हैं, वो जो 3 जहाज गिरे हैं, अगर वो गिरने लायक ही नहीं थे या अजेय थे तो फिर तो वो भी गलत है, चाहे वो फ्रेंडली फायर है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, इस पर हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है। कितने महंगे हथियारों को ईरान ने अपने सस्ते हथियारों से मार गिराया है, इसकी जानकारी आइए आपको देते हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा कि ट्रंप कैसे इस जंग के जाल में फंस चुके हैं। अब तक 15 MQ-9 रिपर ड्रोन गिराए गए हैं, जिससे करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 4 F-15 जेट गिराए गए हैं, जिससे लगभग 3600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर पर हमले की वजह से करीब 370 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ईरान और अमेरिका की जंग का आज 35वां दिन है, जो अमेरिका की कायरता का दिन भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसे इस जंग के दूसरे चरण की शुरुआत माना जा रहा है। ट्रंप ने तय कर लिया है कि अब वो जहां चाहेंगे वहां हमला करेंगे। ईरान जंग जितनी लंबी खींचता जा रहा है, ट्रंप की परेशानी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब वो ईरान को जल्दी सरेंडर कराने के लिए पुल और अस्पतालों को टारगेट कर रहे हैं। इसकी गवाही ईरान से आई है। वो तस्वीरें दे रही हैं कि कल अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान को करान से जोड़ने वाले B-1 ब्रिज को उड़ा दिया। ये पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल था, लेकिन अमेरिकी हमले ने इस पुल को बर्बाद कर दिया। एक ही घंटे में 2 बार इस ब्रिज को टारगेट किया गया। हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हैं। अब तक इस युद्ध में IRGC के सैन्य ठिकाने, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर, मिसाइल लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ईरान के ब्रिज, पावर प्लांट्स, तेल रिफाइनरी और डेटा सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यहां तक कि अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है।
ट्रंप ने कराच ब्रिज पर हुए हमले का वीडियो पोस्ट किया और एक नई रिलीज कर दी थी। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर ढेर हो गया है। अब इस पुल का इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। ईरान से अभी तो बहुत कुछ तबाह होना ईरान में बाकी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। सबसे मजबूत अमेरिकी सेना ने अभी कुछ हिस्सों को तबाह करना शुरू भी नहीं किया। अगर ईरान नहीं माना तो अगला नंबर पुलों और फिर पावर प्लांट्स का होगा। ट्रंप का मकसद ऐसे हमलों से, धमकियों से ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, पुलों पर ऐसा हमला हमसे सरेंडर नहीं करा सकता। ये हमारी हार नहीं, अमेरिका के बुरे हाल को दिखाता है। इससे पता चलता है दुश्मन का नैतिक पतन हो चुका है। हम हर पुल को और इमारत को मजबूती से फिर बनाएंगे, लेकिन एक चीज जो कभी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी वो है अमेरिका की प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान, यानी अमेरिका की खोई साख कभी नहीं लौटेगी। ईरान ने अमेरिका के इन हमलों की आलोचना तो की ही है, साथ ही बदला लेने की धमकी भी दी है। ईरान ने बदले की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 8 ब्रिज को टारगेट करने की धमकी दी गई है। ईरान का पहला टारगेट है कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज। 36 किलोमीटर लंबा ये समुद्री पुल उत्तर कुवैत की लाइफलाइन है। दूसरा टारगेट किंग फहद कॉजवे ब्रिज है, जो सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है। ये बहरीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। साथ ही बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा की सप्लाई लाइन भी इस पर निर्भर करती है। तीसरे नंबर पर है यूएई। ईरान की लिस्ट में यहाँ के 3 पुल हैं। पहला शेख जायद ब्रिज, दूसरा अल मक्ता ब्रिज और तीसरा शेख खलीफा ब्रिज। ये तीनों अबू धाबी आइलैंड को बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो अबू धाबी के सभी लिंक खत्म हो जाएंगे। ईरान की लिस्ट में जॉर्डन का भी नाम है। यहाँ के भी 3 पुल टारगेट पर हैं। किंग हुसैन ब्रिज, जो जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच मुख्य रास्ता है। डामिया ब्रिज, ये जॉर्डन की सेकेंडरी क्रॉसिंग है, जिसके जरिए व्यापार होता है। और अबदौन ब्रिज, जो अम्मान का महत्वपूर्ण ब्रिज है, जिससे ट्रैफिक सामान्य बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। कुल मिलाकर ईरान की जंग अब सैन्य ठिकानों के बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जला रही है। पुलों पर हमला करने वाला ये वही अमेरिका है जो मानवाधिकार और लोकतंत्र के जैसे मुद्दों पर दूसरे देशों को भर भर कर ज्ञान देता है। अलग अलग देशों के खिलाफ ऐसे बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाता है। अमेरिकी बुद्धिजीवी ऐसी संस्थाओं में बैठे हैं जो पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि मानवाधिकारों के लिए क्या करना चाहिए। वो शांति की बात करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अपनी ही लाइन को क्रॉस कर देते हैं। बच्चियों के स्कूल पर हमला करते हैं, पुल गिरा देते हैं, अस्पतालों को ध्वस्त करते हैं। इससे बड़ा दोहरा चरित्र कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए ट्रंप सहित पूरी अमेरिकी व्यवस्था को धूर्तता का नोबेल जरूर मिलना चाहिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से हुए इन हमलों ने ईरान का गुस्सा बढ़ा दिया है। ईरानी हमलों की 90वीं और 91वीं लहर से इजराइल और अरब के देश कांप गए। ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों और इंडस्ट्रियल ठिकानों को टारगेट किया। ईरान ने यूएई में अल दफरा एयरबेस पर हमला किया, जहां 3 स्टोरेज यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। इसके अलावा यूएई के इकोनॉमिक जोन पर हमला हुआ, यहां भी काफी नुकसान हुआ। ईरान की तरफ से इजराइल में भी बड़े हमले किए गए। तेल अवीव में आईआरजीसी ने एक सटीक हमले में मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। मिसाइल अटैक में मोसाद के मुख्यालय को नुकसान हुआ है। तेल अवीव और पेटाह टिकवा जैसे शहरों में ईरानी मिसाइल कहर बनकर बरसी। पेटाह टिकवा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ, जिसमें कई इमारतों को नुकसान होने की खबर है। ईरान लगातार इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को भी निशाना बना रहा है। हाइफा में ईरान की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ, जिससे कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान के ये हमले ये बता रहे हैं कि अभी ईरान की मिसाइल शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स अब भी सुरक्षित हैं, जो लॉन्चर्स अंडरग्राउंड ठिकानों पर छिपाए गए हैं। बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि ईरान विजय के लिए ट्रंप अब ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं, लेकिन इसको लेकर ट्रंप की सेना में ही मतभेद बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना में हुए बड़े फेरबदल को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी सेना के चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ तीखे झगड़े के बाद हटा दिया गया है।
जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी हटा दिया गया। होडने आर्मी के ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। जनरल जेम्स मिंग्स को भी आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटा दिया गया। पीट हेग्सेथ ने 10 से ज्यादा अधिकारी हटाए हैं। इनमें से ज्यादातर वो अधिकारी बताए जा रहे हैं जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में नहीं थे। इस बीच ईरान धमकी दे रहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा सपना होगा। ईरान से अब पाकिस्तान चलते हैं, जो खुद तो युद्ध में नहीं है, लेकिन वहां के हालात युद्ध से कम भी नहीं है। इसकी वजह है महंगाई बम का फटना। जैसे जैसे युद्ध का हफ्ता बीत रहा है, पाकिस्तान में महंगाई बम के धमाके बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें भी देखी जा सकती हैं। ताज़ा स्थिति यह है कि पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन के दाम में आग लगा दी है। यानी दाम बढ़ा दिए हैं और एक ही बार में इतना महंगा कर दिया गया है कि 500 रुपए खर्च करके भी लोग वहां 1 लीटर डीजल नहीं खरीद पा रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए का इजाफा हुआ है और अब 1 लीटर पेट्रोल 458 रुपए में मिल रहा है। डीजल की कीमत में 184 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। ये 520 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कैरोसिन की कीमत में 34 रुपए का इजाफा हुआ है। 457 रुपए में 1 लीटर कैरोसिन मिल रहा है। तेल की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं। समस्या ये भी है कि पेट्रोल डीजल की कमी है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं। लोगों को पेट्रोल बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक मजदूर की दिहाड़ी 1300 रुपए प्रतिदिन है और अगर वो 2.5 लीटर कैरोसिन खरीद ले तो उसकी पूरे दिन की मजदूरी ही खत्म हो जाएगी। यानी पाकिस्तान में आम लोगों की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है। महंगाई से परेशान लोगों का ये कहना है कि जंग दूसरे देश में हो रही है, लेकिन महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है। ऐसा क्यों? वहां के लोगों को एक बार सुनिए, वो कितने परेशान हैं। तो पाकिस्तान के लोग काफ़ी परेशान हैं और अब तो पाकिस्तान की फौज परस्त मीडिया में भी महंगाई की चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। इसकी 5 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है IMF की सख्त शर्तें, जिसके मुताबिक उसे IMF से कर्ज लेने के लिए पेट्रोल और डीजल पर दी जा रही सभी सब्सिडी खत्म करना ज़रूरी है। इसलिए वो महंगा तेल खरीद कर लोगों को सस्ते में नहीं दे सकता। नहीं कर्ज मिलेगा तो पाकिस्तान के लोगों का जीवन कैसे चलेगा। दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तानी रुपए में तेजी से हो रही गिरावट। पाकिस्तान में $1 की कीमत 278 रुपए है। ये स्थिति तब है जब पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ है। पहले तो ये 300 पाकिस्तानी रुपए के पार था। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा की कमी है। बैंकों के पास डॉलर नहीं होने के कारण तेल आयात करने वाले जहाज़ों को क्लियर करने में देरी हो रही है, जिससे देश में किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स वसूल कर रही है। इससे भी दाम बढ़ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह भी है कि अगर युद्ध थोड़े दिन और चला तो पेट्रोल की कीमतें 600 रुपए के पार हो सकती हैं, जिससे वहां महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। पाकिस्तान तो तेल की कमी से परेशान है ही। पाकिस्तान और चीन की शह पर भारत से रिश्ते खराब करने वाले देश मालदीव और बांग्लादेश में भी तेल के टैंकर खाली हो चुके हैं और संकट बढ़ता जा रहा है। अब इन दोनों देशों ने भारत से तेल की सप्लाई की अपील की है। बांग्लादेश को तो भारत पहले से ही सप्लाई दे रहा है, जबकि मालदीव की नई मांग पर अब विचार किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों देशों ने अपने रिश्ते भारत से खराब कर लिए थे। मालदीव में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था, तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने वहां के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि मालदीव ने अपने रिश्ते अब ठीक कर लिए हैं, जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की विदाई के बाद रिश्ते ठीक हो रहे हैं। वैसे ये देश चीन से भी मदद मांग सकते थे, लेकिन न्यूज़ मित्रों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। भारत पहले से ही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को तेल देता आ रहा है। हाल ही में श्रीलंका को 38,000 टन पेट्रोलियम भेजा गया था। बांग्लादेश को भी पाइपलाइन से डीजल भेजा जा रहा है। अब मालदीव की नई मांग पर भारत विचार कर रहा है। युद्ध में तेल के कूटनीतिक खेल से आगे निकलते हैं और एक देसी राजनीति की खबर की बात करते हैं, जिसके केंद्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं।
कल आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था और राज्यसभा के सभापति से ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाए। कल के इस एक्शन पर आज राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी के हितों की बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें खामोश करने की कोशिश हुई। वो खामोश जरूर हुए हैं लेकिन हारे नहीं हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव चड्ढा के इस वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर हमला करने की होड़ शुरू कर दी। आप नेता ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा डर गए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो बड़े मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, समोसे पर बोलते हैं। संजय सिंह ने कहा कि राघव बड़े मुद्दों पर खामोश रहे। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए। कुल मिलाकर ये तय दिखा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद जरूर हैं, लेकिन पार्टी की लाइन मैच नहीं कर रहे थे और उन्हें इसकी सजा मिली है। आमतौर पर गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ डिलीवरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ ਫਿਰ। मैं तो राघव जी से पूछना चाहूँगी, बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं? मोदी जी से इतना डरते क्यों हैं? जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, यही दिल्ली में हुआ था। बीजेपी चुनाव चुरा के ले गई, लेकिन जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? उनको सत्ता में अब आपको हवाई यात्रियों पर सितम और एयरलाइन पर रहम वाली कुंजी दिखाते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को करीब 15 दिन पहले एक निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था किसी भी फ्लाइट की 60% सीटें ऐसी हों जिन्हें यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क दिए चुन सकेंगे, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही ये आदेश क्रैश हो गया है। सरकार ने फ्लाइट में 60% सीट बिना एक्स्ट्रा फीस चुनने की सुविधा पर रोक लगा दी है। 17 मार्च को सरकार ने निर्देश दिया था, ये 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन 15 दिन में अस्थायी रोक लग गई। बताया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की आपत्तियों के बाद लिया है। एयरलाइंस का तर्क था कि इस नियम से रेवेन्यू मॉडल और टिकट की कीमतों पर बुरा असर पड़ सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की इन्हीं आपत्तियों के बाद 60% सीटें मुफ्त में देने वाला आदेश स्थगित कर दिया गया था। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी इस खबर पर काफ़ी विमर्श हो रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार से एयरलाइंस के आंसू देखे नहीं गए, जबकि प्रेफर्ड सीट के नाम पर यात्रियों की जेब तक जो कटती रही है, अब तक इस आदेश से वो रोक नहीं हटती है। नियमों के अनुसार अब तक हवाई यात्री फ्लाइट में 20% सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक कर सकते हैं। नए नियम में हर फ्लाइट में 60% सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज देने की सुविधा थी, लेकिन लागू होने से पहले ही ये फैसला स्थगित कर दिया गया। हम आपको एयरलाइंस की मनमानी पर सत्ता का नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मनपसंद सीट के नाम पर विमान कंपनियों की कितनी कमाई होती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है। देश में रोजाना करीब 5 लाख घरेलू यात्री उड़ान भरते हैं और रिपोर्टर के अनुसार उनसे सीट सिलेक्शन के नाम पर एयरलाइंस रोजाना औसत करीब 6.5 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। अभी एयरलाइंस पसंद की सीट चुनने पर 200 से 2,500 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। इस पर सरकार ने कंट्रोल करने के लिए एक नया नियम बनाया था, लेकिन उसे रेड सिग्नल दिखा दिया गया। अब आपको ऐसे घोटाले के बारे में भी आइए बता देते हैं, जो बहुत चौंकाने वाला है। अब तक आपने कंस्ट्रक्शन में घोटाला सुना होगा, खाने के सामान में खेल का सामान तक घोटाले की खबरें आपने देखी होंगी।
स्टैंप घोटाले से दवा घोटाले तक के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको माउंट एवरेस्ट वाले घोटाले के बारे में बताएंगे जो नेपाल में हुआ है, जो देश विदेश से ट्रैकिंग के लिए जाने वाले टूरिस्ट और बीमा कंपनियों के साथ किया जा रहा था। किसी को इसकी खबर तक नहीं थी, लेकिन इस घोटाले के एक्सपोज होने के बाद सब चौंक गए हैं। अब आपको पूरी खबर भी आइए बता ही देते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट घोटाले की खबर है, जिसमें पहले पर्यटकों को मिलावटी खाना खिलाकर बीमार किया जाता था। तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया जाता था। उन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करके इलाज का फर्जी बिल बनाया जाता था और इसके बाद विदेश में बीमा कंपनियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करीब 188 करोड़ की धोखाधड़ी की जा चुकी थी। ये मामला सामने आने के बाद नेपाल पुलिस ने अब तक 32 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिन पर संगठित अपराध और धोखाधड़ी के आरोप हैं। हम आपको वो 4 किरदार भी दिखाते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर लूट का हेलीकॉप्टर नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस के अनुसार इस घोटाले में पर्यटकों के साथ मौजूद रहने वाले शेरपा, ट्रैकिंग कंपनी के मालिक, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और साथ में अस्पताल से जुड़े लोग भी शामिल थे, जो आपस में इस घोटाले का पैसा बांट लेते थे। अब आपको बताते हैं ये सब कैसे होता था। असल में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कई बार जान बचाने का ज़रूरी तरीका होता है। वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, मौसम अचानक खराब हो सकता है, इसीलिए बीमार या फंसे ट्रैकर को जल्दी काठमांडू पहुँचाना ज़रूरी बन जाता है। लेकिन इसी सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। सबसे मुख्य किरदार थे शेरपा और ट्रैकिंग एजेंसियाँ, जो पहाड़ पर सारा खेल करती थी। पहले ट्रैकिंग पर गए पर्यटकों के खाने में बेकिंग सोडा मिलाया जाता था। मिलावटी खाना खाने से पर्यटकों को तेज पेट दर्द, उल्टी और दूसरी दिक्कतें होती थी। पर्यटकों में हाई ऑल्टीट्यूड की बीमारी जैसे लक्षण लगते थे। कुछ मामलों में लोगों को खास दवा खिलाकर बीमार किया जाता था, जिससे लगे कि हालत गंभीर है। जब टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ने लगती थी तो पर्यटकों पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का दबाव बनाया जाता था। रेस्क्यू के बाद उन्हें उन अस्पतालों में भर्ती किया जाता था जहां पहले से सेटिंग थी। फिर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और फ्लाइट के दस्तावेज बनाकर इंटरनेशनल बीमा कंपनियों से पैसे वसूले जाते थे। अब आपको माउंट एवरेस्ट पर लूट के हेलीकॉप्टर नेटवर्क की एक और चौंकाने वाली बात भी बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर बीमार हो जाए या घायल हो जाए तो हेलीकॉप्टर उसे जल्दी अस्पताल तक पहुंचा सकता है। पहाड़ों में यही सबसे बड़ा सहारा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान एक ही हेलीकॉप्टर में कई लोगों को बैठाया जाता है, लेकिन बीमा कंपनियों को बताया जाता था कि एक बार में एक पर्यटक हेलीकॉप्टर से लाया गया। हर टूरिस्ट का अलग उड़ान का बिल बनाकर भेजा जाता था, यानी हर किसी के लिए अलग उड़ान हुई। इसके लिए फर्जी फ्लाइट रिकॉर्ड बनाए जाते थे। अस्पताल में भी नकली कागज तैयार होते थे। सीनियर डॉक्टर के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके रिपोर्ट बनाई जाती थी, क्योंकि विदेश में बैठी बीमा कंपनियों के लिए जांच करना बहुत मुश्किल होता है कि दूर पहाड़ों में असल में हुआ क्या है। आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बहुत महंगा होता है और इसमें 4 से 6 लाख भारतीय रुपए तक लग सकते हैं। लेकिन फ्रॉड में इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। इसमें 3 कंपनियां शामिल थीं। एक कंपनी पर आरोप है कि उसने 1248 रेस्क्यू में से 171 फर्जी दिखाए, $10 मिलियन यानी करीब 92 करोड़ का घोटाला किया। दूसरी कंपनी ने 471 में से 75 फर्जी रेस्क्यू दिखाकर करीब $8 मिलियन मतलब करीब 74 करोड़ रुपए की वसूली की। जबकि तीसरी कंपनी पर 71 फर्जी दावों के जरिए $1 मिलियन से ज्यादा लेने का आरोप है। ये घोटाला अभी और चलने वाला था। इंटरनेशनल बीमा कंपनियों से लूट की और बड़ी तैयारी थी, लेकिन अब इस नेटवर्क को जांच एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया है। और फिलहाल हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।